हेलो 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 1 2 4 1 2 4। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सारे बच्चे मजे में होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कॉस्टिंग का, और उसके बाद में फिर हम एफएमईको का खत्म करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आएंगे वो हम आराम से ए टू जेड सारे समझेंगे कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। और मेन चीज, यहाँ पर जो कुछ भी चलने वाला है, जो भी वीडियो है, ये लाइव सेशन चलेगा। लाइव सेशन चलने के बाद में ये डिलीट कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। तो डेली 7 o'clock स्टार्ट होगा ये, और इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया करूंगा। आप वहां से लिंक कॉपी करके और यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। अपने जितने भी दोस्त वगैरह हैं उन्हें बताइएगा। एग्जाम के लिए May 21 के लिए रिवीजन करने का ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स की किसी को कोई जरूरत नहीं है। जो आईसीआई का स्टडी मैट है वही है। आईसीआई का जो स्टडी मैट है वो आप लोगों को यूज करना है आईसीआई की साइट पे May 2021 एंड ऑनवर्ड्स। ये सबसे ज्यादा अपडेटेड स्टडी मटेरियल है इस टाइम, इसी को आपको उठाना है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है जी, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर हम चैप्टर की थ्योरी को नहीं छुएंगे, इतना टाइम नहीं है। चैप्टर की थ्योरी को नहीं छुएंगे। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको सीधे सीधे करवाता जाऊंगा। अच्छा, बच्चे का एक पॉइंट है कि सर यहाँ पर आप कंसेप्ट बताओगे या नहीं बताओगे। कंसेप्ट में यहाँ पर आपको बताता चलूंगा, लेकिन बहुत समराइज वे में, छोटे से वे में कंसेप्ट बताता चलूंगा, और न्यूमेरिकल्स पूरे समझा समझा के करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी के मन में अगर कोई बात है, कुछ है, तो बेफिक्र रहे, अभी उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के मन में कोई बात आ रही है कि सर हम ये कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं, अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद में आप सभी को मौका मिलेगा, आपके मन में जो जो बातें हैं आप सब अपनी अपनी बातें बताइएगा। दूसरा पॉइंट ये कि मैं आप लोगों को कहूंगा कि इंस्टीड ऑफ कमेंट सेशन पे आप कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान ना दें, और मैं कहूंगा कमेंट आप टाइप ही ना करें। आप आराम से चीज को समझें। आपके पास जो होना चाहिए इस समय वो होना चाहिए कैलकुलेटर। आप यहाँ पर जो भी करवाया जाएगा उस सबको नोट कर लेंगे, और नोट कर सकते हैं तो, नहीं नोट कर सकते तो स्टडी मैट पे टिक लगा सकते हैं। आप लोग सॉफ्ट कॉपी आईसीआई की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आईसीआई की साइट पे कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आप आईसीआई की साइट पे जाएंगे तो बीओएस पोर्टल आपके पास आएगा। बीओएस पोर्टल पर इंटरमीडिएट कोर्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टडी मटेरियल, ये ऊपर वाला जो है एप्लीकेबल फॉर May 21, यहाँ से पे पूरा स्टडी मैट आपका सॉफ्ट कॉपी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्लास कौन देख सकता है? कोई भी देख सकता है, जिसके पास कॉस्टिंग है किसी भी लेवल पर वो देख सकता है इसको, उसको फायदा ही होगा जी। हम लोग करते हैं शुरुआत इसकी। हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है मटेरियल चैप्टर। देखिए, आईसीआई जो पूछता है उसके अंदर एग्जाम में जो पूछता है आईसीआई, वो आईसीआई पूछता है एक तो स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, एग्जाम में जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो, जैसे स्कैनर या प्रैक्टिस मैनुअल या पास्ट ईयर क्वेश्चन बोलते हैं, और ये इसके पास पूरा पूछने का तरीका है। तो आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन, और आपके पास स्टडी मैट। हम लोग यहाँ पर स्टडी मैट डिस्कस करने वाले हैं, आ जाइए। यहां पर हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का यहां से कंफर्म आएगा, सिर्फ फिगर्स चेंज करके। तो आपके स्टडी मटेरियल में जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 2.14 2.14 आपके स्टडी मैट में पेज नंबर है। इसके अंदर इलस्ट्रेशन 1 दी गई है। यहां पर मटेरियल के इशू प्राइस को कैसे डिस्कस किया जाता है वो बताया जाएगा। मटेरियल का इशू प्राइस किस तरह से रहेगा वो डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है वो यहां पर बताया जाता है। जो सबसे पहला इलस्ट्रेशन है, एन इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड बी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हम क्या है, हम बिजनेसमैन हैं, हमने कहीं से सामान खरीदा है,
तो जब हमने सामान खरीदा है तो हमारे पास इनवॉइस यानी बिल आया है। बिल कौन देगा? जिससे हमने सामान परचेज किया है। तो जिससे हमने सामान परचेज किया है उसने हमें बिल बना के दिया है। केमिकल ए और बी हमने परचेज किए हैं, वी आर परचेजर नाउ। और ये जो इनवॉइस हमें दिया है वो सप्लायर ने दिया है, ठीक है। दो मटेरियल का बिल उसने हमें दिया है। बिल क्या है जरा देखते हैं। केमिकल ए 10,000 किलोग्राम है 10 रुपीज के रेट से। केमिकल बी 8,000 किलोग्राम है 13 रुपीज के रेट से। इनका प्राइस अलग अलग आ गया, मैं यहां पे लिख लेता हूं। 1 लाख मटेरियल ए का और 1,04,000 मटेरियल बी का, ये दोनों का प्राइस हमारे पास आ गया। बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, कोई भी टैक्स अगर लगता है उसके अंदर आपको ये देखना होगा कि क्रेडिट अलाउड है या नहीं। यहां पर क्रेडिट अलाउड नहीं है। क्रेडिट यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है, यानी ये जो पीछे से टैक्स लगेगा हम उसे आगे से किसी से रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारी कॉस्ट बन जाएगा। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा तो ये हमारी कॉस्ट नहीं बनेगा। 20,400 का हमारे ऊपर टैक्स लगा है इन दोनों मटेरियल की कीमत पर। तो जो आपका टैक्स है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग। बड़ा सिंपल सा है, आप अगर चेक करेंगे तो आपके पास आएगा 20,400 का आपके पास टैक्स है डिवाइडेड बाई, जरा मटेरियल की कीमत देखिए कितनी है, 1 लाख और 1,04,000, 2,04,000। परसेंटेज में निकाल के देखिए 10% हो गई बेसिक कस्टम ड्यूटी। यहां लिखा हुआ भी है, यहां मेंशन भी किया हुआ है। तो भैया इसकी कस्टम ड्यूटी हो गई 10,000 और इसकी हो गई 10,400, ये बट गई। इसके बाद में है रेलवे फ्रेट, जो सामान को उठाने का, कहीं भी ले जाने का जो किराया होता है, फ्रेट होता है, वो 3840 यहां पर हमारे ऊपर चार्ज हो गया। 3840 का जो फ्रेट है वो मटेरियल ए और बी के बीच में हमें अपोर्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्रेट को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका होता है? बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। फ्रेट नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर वेट के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि आप सोच के देखिए, हम जब ट्रकों में सामान भरवा के भेजते हैं या रेलगाड़ी में सामान भरवा के भेजते हैं तो सामान की कीमत क्या है वो मैटर नहीं करता। वह मैटर ये करेगा कि सामान का वेट कितना है। जितना ज्यादा सामान स्पेस घेरेगा, जितना ज्यादा उसका वेट होगा, किराया उतना ज्यादा लगेगा। जैसे आप कोरियर भेजते हो तो कोरियर कैसे जाता है? वेट के हिसाब से। जितना वेट होता है कोरियर चार्जेज उसी हिसाब से लग जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो इंश्योरेंस होता है, जो ब्रोकरेज होती है, कमीशन होता है, ये सारी चीजें, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, इंश्योरेंस होगा, ब्रोकरेज होगी, कमीशन होगी, इस तरीके के सारे खर्चे वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। चीज की वैल्यू ज्यादा तो ब्रोकरेज भी ज्यादा, चीज की वैल्यू ज्यादा तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी ज्यादा जाएगा, ज्यादा कीमत की चीज प्रीमियम भी ज्यादा। इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी है, वो सब भी जितनी वैल्यू उतना टैक्स चला जाएगा, अकॉर्डिंगली कमीशन। ये सब चीजें जाती हैं वैल्यू के बेसिस पर ये जो किराया होता है, फ्रेट होता है, ये जाता है वेट के बेसिस पर। जिस चीज का वेट जितना ज्यादा होगा उसका फ्रेट उतना लगेगा। तो अब ये 3840 को हम ए और बी के बीच में बांटेंगे इस रेशो में, 10,000:8,000। तो इसे 10:8 के रेशो में बांटना है। तरीका क्या है जरा देखिए, 3840 10:8 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ गया 2133 एंड 8 1706.6, तो 7, ये इन दोनों में बट गया। ये मटेरियल ए और बी की अलग अलग कॉस्ट आपके पास निकल कर आ जाएगी। ये आ गया 1,12,133 और ये आ गया 1,04,000 प्लस 10,400 प्लस 1707, 116,107। ठीक है जी। तो पहले तो इन दोनों की आपको वैल्यू अलग अलग निकाल देनी है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया 112,133 और 116,107। ठीक है जी, हमने दोनों की कॉस्ट निकाल ली, मटेरियल ए और बी की। आगे, अ शॉर्टेज ऑफ 500 किलोग्राम्स इन केमिकल ए एंड 320 किलोग्राम इन केमिकल बी इज नोटिस्ड। ए और बी में दोनों में कुछ कुछ केमिकल खत्म हो गया ड्यू टू नॉर्मल ब्रोकेज, नॉर्मल लॉस है।
तो नॉर्मल लॉस के केस में क्या होता है, नॉर्मल लॉस का मतलब है कि ये एक स्टैंडर्ड लॉस है, ये बिजनेस के अंदर लॉस है। हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, ये देखिए ये ए है और ये बी है, यहां मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी, यहां वैल्यू, क्वांटिटी वैल्यू। इसकी क्वांटिटी है 10,000 किलोग्राम, इसकी क्वांटिटी है 8,000 किलोग्राम, इसकी वैल्यू है 112,133, इसकी वैल्यू है 116,107। ओके, अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मल लॉस हो गया 500 और 320 का। तो नॉर्मल लॉस के केस में हम क्या करेंगे, यहां क्वांटिटी कम करेंगे लेकिन यहां पे लॉस कुछ नहीं दिखाएंगे, जीरो। यहां 320, यहां पे लॉस जीरो। अब हमारे पास क्वांटिटी बचती है 9500 एंड 7680। ये हमारे पास 112,133। नॉर्मल लॉस है इसलिए ऐसे किया है, अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो उसकी वैल्यूएशन करके दिखा देते। ठीक है। कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर किलोग्राम ऑफ ईच केमिकल। आपको हर केमिकल का पर केजी रेट निकालना है, ए और बी का, इसीलिए सेपरेट लेना था। एज्यूमिंग अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डेटोरिएशन। डेटोरिएशन में क्या होता है, आपके पास स्टॉक में सामान रखा हुआ है, मैंने भी गोडाउन में सामान रख दिया। अब बताइए, अगर आपने गोडाउन में सामान रख दिया तो 1 महीने 2 महीने में उसके अंदर थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसको लिखते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अंदर उड़ जाता है, डेटोरिएशन के अंदर थोड़ा बहुत खराब हो जाता है। इस तरीके से ब्रेकेज, लीकेज कुछ भी हो सकता है। तो जब बोलता है प्रोविजन ऑफ 2% या प्रोविजन ऑफ 5%, प्रोविजन बोलता है मटेरियल के केस में। तो मटेरियल के केस में प्रोविजन तब बनाया जाता है जब हमें लगता है कि नुकसान होगा। अच्छा, अकाउंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अकाउंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोविजन तब बनाया जाता है जब फ्यूचर में कोई लॉस की एक्सपेक्टेशन हो और उसको एबनॉर्मल लॉस मानेंगे। लेकिन कॉस्टिंग के अंदर अगर आप प्रोविजन बनाते हैं मटेरियल कॉस्ट के अंदर, तो इस प्रोविजन को हम लोग नॉर्मल लॉस मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हम प्रोविजन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि लॉस होगा, नोन है, हमें पता है कि ये लॉस होगा। और किस लॉस को आप हमेशा जानते होते हैं, एबनॉर्मल लॉस तो ऐसा लॉस है जिसको हम जान ही नहीं सकते। नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस है जो हमें पहले से पता होगा क्योंकि वो नॉर्मल फीचर है और हर साल हमारे साथ होता है। तो हर साल 2% सामान और लॉस्ट हो जाता है, तो हम यहाँ पर भी ये मानेंगे कि ये हमारा नॉर्मल लॉस है। तो स्टडी मेट ने इसको नॉर्मल लॉस ट्रीट किया है, तो 2% और लगना है। अब आप ये देखिए कि आखिर 2% किसका, इसका 2% या फिर इसका 2%। तो आंसर इज, हमारे पास जो नेट क्वांटिटी होती है उसका 2% लगेगा। ये देखिएगा, ये आ गया हमारे पास प्रोविजन फॉर लॉस 2%, 950 का 2%, 9500 का 2%, 190, 9310 और 7680 का 2%, 153.6, 7526.4। क्योंकि ये भी नॉर्मल लॉस है इसलिए इसे भी निल लिया जाएगा। अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो हम इसको वैल्यूट करते। अब ये हमारे पास आ गया 112,133, 116,107। क्वेश्चन ने कहा है आपको चाहिए रेट पर केजी, 1 किलो का रेट चाहिए। तो यहां पर 9310 यूनिट की वैल्यू इतनी है और 7526.4 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू निकाल दीजिए, कितनी आएगी, कैलकुलेटर उठाइए। 9310 की वैल्यू है 112,133, 112,133 है, 9310 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 12.04। अच्छा, ऐसे ही यहां पर 116,107 डिवाइडेड बाई 7526.4, 15.43। क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन 5 नंबर में इजीली आपके पास आ सकता है। ओके, अच्छा, मैं किसी भी क्वेश्चन से पहले कोई कंसेप्ट आपको अलग से नहीं बताऊंगा, उसके लिए हम लोगों ने कॉस्टिंग की मैराथन वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहां देख सकते हैं। दूसरी चीज,
मैं क्लास की तरह से नहीं पढ़ा पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि इतना समय नहीं। अगर क्लास की तरह से पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा डिटेल में इन डेप्थ चला जाऊंगा, इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है। तो मैं जैसे इस स्पीड में चल रहा हूँ इस स्पीड में चलाऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये स्पीड ठीक है या स्पीड इससे थोड़ी और फास्ट होनी चाहिए। ओपिनियन बता दीजिए आप लोग अपने। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं थोड़ा फास्ट। मैं देख लेता हूं अकॉर्डिंगली जैसे। ठीक है, डन। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो लाइव देख रहे हैं वो तो ज्यादा हैं, लेकिन लाइक उतने नहीं है। ये चीज बहुत गलत है, आप लोग की चीज जस्टिफाइबल नहीं है। आ जाइए। हाँ जी, इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी छोटी सी इलस्ट्रेशन है। अच्छा, एग्जाम के अंदर इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपका उठ के आ जाएगा हर चैप्टर से, तो आप ये मान के चलिए 40-50 नंबर की कवरेज तो हम 15 दिन के अंदर करेंगे ही करेंगे, इससे कम नहीं करके देंगे। ठीक है, प्राइसिंग इशू का ही क्वेश्चन है। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट पार्ट नंबर A32 बी एंटर्ड इन स्टोर लेजर। ये किसी मटेरियल का नाम है, जैसे AW6 ऐसा वैसा कुछ भी नाम रख देते हैं। तो यहां पर नाम है पार्ट नंबर A32 बी एंटर्ड इन स्टोर लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर। यहां दो मटेरियल का केस नहीं है, यहां पर एक मटेरियल का केस है। ओके, इनवॉइस आ गया है सप्लायर के पास से। अब ये पूछ रहे हैं कि पर यूनिट प्राइस क्या हम लगाएंगे। आराम से इनवॉइस देखते हैं, बड़ा सिंपल होता है। सबसे पहले इनवॉइस के अंदर है 200 यूनिट्स पार्ट नंबर A32 एट ₹5। 5 रुपए के रेट से आपके पास आया है, 1000 आ गए। ओके जी, ये 1000 हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। यस, 20% डिस्काउंट माइनस हुई है। यहां पर जो इनवॉइस के अंदर डिस्काउंट माइनस होती है, इनवॉइस के अंदर ये दो तरीके की डिस्काउंट हो सकती है। या तो आपके पास ये क्वांटिटी डिस्काउंट होगी क्योंकि आपने लार्ज क्वांटिटी में लिया है इसलिए डिस्काउंट मिली है, या फिर ये आपके पास नॉर्मल डिस्काउंट होगी जो बिजनेस हर किसी को दे रहा है। तो नॉर्मल डिस्काउंट है, सबको दे रहे हैं, यानी हमने क्या लगा रखा है, सेल लगा रखी है कि 20% डिस्काउंट हम सबको दे रहे हैं। तो या तो ये नॉर्मल डिस्काउंट है जो सबको मिलेगी, या क्वांटिटी डिस्काउंट है जो आपने क्वांटिटी उठाई है तब आपको मिलेगी। दोनों ही केस में ये कैश डिस्काउंट नहीं है, एक्सेप्ट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कभी भी इनवॉइस के अंदर नहीं होती। तो जो इनवॉइस या बिल है उसके अंदर कैश डिस्काउंट नहीं होगी। नॉर्मल डिस्काउंट का मतलब ट्रेड डिस्काउंट से था मेरा। ठीक है, तो इनवॉइस के अंदर आपकी कभी भी कैश डिस्काउंट शो नहीं होती, वो पेमेंट के टाइम पर आती है। तो ये 200 रुपए माइनस हुए। ठीक है जी, इसका मतलब चीज हमें 800 रुपए में मिली है। डन। एड IGST 12%। 12% का GST लग गया हमारे ऊपर। अब ये GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है या नहीं, इस पे ना मेरे पास नोटिफिकेशन आया है, ये सिस्टम कभी भी रीस्टार्ट हो सकता है। तो अगर सिस्टम बीच में बंद हुआ तो रीस्टार्ट होने के बाद मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा लाइव वाली क्लास को। ठीक है, हाँ हाँ जी। तो IGST 12% है। अब इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं ये देखना है। क्वेश्चन में देखिएगा पॉइंट नंबर 2, डॉक्यूमेंट सब्सटेनिंग पेमेंट ऑफ IGST आर एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। तो हमारे पास हमने डॉक्यूमेंट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए लगा दिए हैं, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। अगर टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट्स आप क्यों लगाएंगे, तो इसका मतलब यस ITC अवेलेबल। अब ITC अवेलेबल है तो ये 96 हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ओके जी, ये 800 ही रह गया। एड पैकिंग चार्ज, सामने वाले ने पैकिंग चार्ज लगाए हैं 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेज। तो हमारे पास 5 बॉक्स आए हैं जिनके अंदर सामान आया है और नॉन रिटर्नेबल है, वापस नहीं होंगे। इसका मतलब इसका हमें कुछ वापस नहीं मिलेगा। अगर रिटर्नेबल बॉक्स होंगे तो क्या होगा, इन्होंने अभी 50 रुपए जोड़े हैं, जब हम वापस करेंगे तो ये 50 रुपए वापस दे देंगे।
अब इन्होंने नॉन रिटर्नेबल बॉक्सिंग यानी इसमें कुछ वापस ही मिलेगा, तो ये भी हमारी कॉस्ट बन गया, तो हमारी कॉस्ट हुई 850। ओके, क्वेश्चन ने पॉइंट नंबर 1 बोला है 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड इन 30 डेज। तो अगर 30 दिन में पेमेंट करोगे तो कैश डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। तो कैश डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, इसे आप कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। 850 हमारे पास इस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया। 200 यूनिट है, कोई नॉर्मल लॉस नहीं, कुछ नहीं। इसे 200 यूनिट्स के लिए इतनी कॉस्ट है, निकाल लीजिए 850 डिवाइडेड बाई 200, आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 850 डिवाइड बाई 200, 4.25 हमारा प्राइस आ गया। क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी, 4.25। इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर स्टडी मैट में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। सबसे ज्यादा जो पॉइंट पूछा जाता है ईओक्यू वाला और स्टॉक लेवल्स वाले, उन पे जाने वाले हैं वो। इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम 10,000 किलोग्राम, कंजम्पशन बता दी। एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डर प्लेस्ड कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई आपके पास। कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल 2 रुपीज है और स्टोरेज कॉस्ट 8% है। इसके अंदर लिखा रहता है अक्सर 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री को इग्नोर करेंगे, लिखा हो या नहीं लिखा हो वो किसी काम का आपके नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8%, कैरिंग कॉस्ट आपके पास आ गई 0.16। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 2 AOC लगाया, ए में आ गया 10,000, ओ में आ गया 50, यहां पर आपके पास आ गया 16 पैसे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 0.16 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 0.16 और ये आ गया अंडर रूट 2500 किलोग्राम्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2500 किलोग्राम्स, दिस वन। अच्छा, स्टडी मैट के अंदर ना चीजों को जैसे सोल्व तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा ना घुमा के करते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो बच्चा कई बार पूछता है कि क्या सर मेरे को स्टडी मैट के तरीके से ही सोल्व करना है, तो मैं आपको बता दूं कि कॉस्टिंग के अंदर आप अपने तरीके से कर सकते हैं। कॉस्टिंग मैथमेटिक्स है पूरी तरीके से, इसे आप अपने तरीके से कर सकते हैं, पूरे नंबर मिलेंगे। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से आंसर पे पहुंच सकते हैं, सबको मार्क्स पूरे मिलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बच्चा पूछा है कि सर क्या हमें ये सब अलग अलग मेंशन करने की जरूरत है? एओसी बिल्कुल भी नहीं, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आ जाइए। कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग। एनुअल डिमांड 5000 यूनिट, ए हो गया। यूनिट प्राइस 20, ऑर्डर कॉस्ट 16, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ऑब्सिलेंस कॉस्ट। स्टोरेज का मतलब होता है सामान को रखने का खर्चा। इंटरेस्ट, जो सामान के अंदर पैसा लगा हुआ है, स्टॉक के अंदर पैसा लगा हुआ है, वो पैसा अगर बैंक में रखते तो कितनी हमारे को इंटरेस्ट मिल सकता था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑब्सिलेंस रेट, यानी जो मटेरियल हमारे पास रखा हुआ है वो कुछ टाइम में ऑब्सोलीट होगा, उसका नुकसान। ये तीनों ही कैरिंग कॉस्ट का हिस्सा है, तो हम तीनों को जोड़ लेंगे। ये हो गया हमारे पास 20%। 20% ऑफ 20 आपके पास आ जाएगा सी, 4 रुपए हो गया। आपसे पूछें ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो सबसे पहले हमारे पास अंडर रूट 2 एओसी, यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाई एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 आ गई हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट 16, कैरिंग कॉस्ट आ गई 4 अंडर रूट। सोल्व कर लीजिए, 2 इंटू 5000 इंटू 16 डिवाइड बाई 4 अंडर रूट 200 आ गया हमारे पास। तो ईओक्यू हमारे पास आ गया 200। और इसके बाद में पूछा है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर परचेज का खर्चा भी आएगा, ऑर्डरिंग का खर्चा भी आएगा, कैरिंग कॉस्ट का खर्चा भी आएगा। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सबसे पहले परचेज कॉस्ट 5000 यूनिट, 20 रुपए का रेट है, 1 लाख हो गया यहां पर।
इसके बाद में ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमारे पास A डिवाइड बाई ROQ इंटू O। A है 5000, ROQ है 200 और हमारे पास O है ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी थी इसने 16। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास आ गया 16, तो 5000 डिवाइड बाई 200 इंटू 16, ये आ गया 400। कैरिंग कॉस्ट के लिए हाफ ऑफ ROQ इंटू C, हाफ ऑफ ROQ इंटू C, ये आ गया आपके पास 400। ये 1,08,000 आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं सेकंड रिक्वायरमेंट, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ न्यू प्राइस ऑफ 12.80 इज यूज्ड। तो अगर प्राइस बदल जाएगा तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगी, तो EOQ भी बदल जाएगा आपका। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ा होगा, प्राइस अगर बदलेगा तो पहले तो हमने EOQ निकाल के दिखाया कितना हो गया, तो हमारा EOQ चेंज हो गया है 2 मल्टीप्लाई बाई यूनिट 5000 चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट अब आपके पास 20% ऑफ 12.80 हो जाएगी, तो EOQ बदल के हो गया 250। ठीक है जी, अब हमारी टोटल कॉस्ट हम फिर से निकालें तो 5000 यूनिट इस रेट से मिली, ये आ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये आ गई और कैरिंग कॉस्ट आपके पास 320, ये हमारा चेंज ओवर आ गया। ठीक है, इसके बाद में EOQ के बाद में स्टॉक लेवल्स दे दिए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है, एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड परचेज कॉस्ट। यस यस बेटा। इलस्ट्रेशन 5th, मैं आपको बता दूं इसमें ज्यादा देर हमारे पास नहीं लगने वाली है, ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। स्टडी मैट के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन अब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। सेशन ऑलमोस्ट 1 घंटे का ही रहेगा, तो कई सारे बच्चे कह रहे हैं थोड़ा फास्ट कर लीजिए और थोड़ा ऐसा कर लीजिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, 1 घंटे के अंदर आपका पूरा काम यहाँ पे निपटेगा, 1 घंटे से ज्यादा हमें कभी भी नहीं लगेगा जी। 2 component A and B are used as given below. Normal usage, maximum usage, minimum usage, reorder quantity, reorder period। तो इसके अंदर यूसेज तो दोनों की सेम है कि भाई 50, 75, 25, लेकिन जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो दोनों की अलग अलग दे दी। रीऑर्डर पीरियड A का 4 to 6 है, तो 4 हो गया मिनिमम, मैक्सिमम हो गया 6 और नॉर्मल हो गया या एवरेज हो गया 5। ये A का आ गया। अगर B का देखें तो 2, 4 और नॉर्मल 3। कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। रीऑर्डर लेवल का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, मैक्सिमम यूसेज एंड मैक्सिमम लीड टाइम। दूसरा फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी या मिनिमम स्टॉक। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं सेफ्टी स्टॉक गिवन है, क्वेश्चन के अंदर कहीं सेफ्टी स्टॉक गिवन नहीं है, तो हमारे पास पहले वाला फॉर्मूला लगेगा मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। तो रीऑर्डर लेवल उठाया, मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, यूनिट्स मल्टीप्लाई करी, वीक मल्टीप्लाई करे, आ गया। फिर मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल से बना हुआ है। एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम को आपको ROL में से माइनस कर देना होगा। हमारे पास जो ROL का एक फॉर्मूला है, ROL के 2 फॉर्मूले हैं, पहला वाला तो यही है मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। ROL का दूसरा फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम प्लस मिनिमम स्टॉक या फिर सेफ्टी स्टॉक। इसी से मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला बना हुआ है ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम। तो मिनिमम स्टॉक हमारे पास आ गया ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम। अच्छा, एवरेज की जगह पे स्टैंडर्ड, नॉर्मल ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, तो A के लिए आ गया, B के लिए आ गया, ROL हमारे पास निकला हुआ है माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम, मिनिमम स्टॉक आपके पास आ गया। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम। तो ROL, ROQ, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम। हमारे पास A का ROL भी है, ROQ भी है, B का ROL और ROQ भी है, मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम लीड टाइम भी है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इसके अंदर, ये दोनों के आंसर निकल आए। इसके बाद कह रहा है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल का जो सॉल्यूशन है वो 2 तरीके से निकल सकता है। एक तो है मैक्सिमम मिनिमम डिवाइडेड बाई 2,
वो तो आपके पास मैक्सिमम स्टॉक भी है, मिनिमम स्टॉक भी है, उसे डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। दूसरा तरीका इसके अंदर बच्चों हमारे पास रहता है हाफ ऑफ ROQ प्लस मिनिमम स्टॉक। आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं या आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं, आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन एग्जाम में नंबर दोनों से मिलेंगे। अब बच्चा कहे कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2 से दिया हुआ है, तो एग्जाम में भी ऐसा करना होगा। ऐसा नहीं है, स्टडी मैट के अंदर दोनों फॉर्मूले आपके पास गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री के, एक मिनिमम स्टॉक प्लस हाफ ऑफ ROQ और एक मिनिमम मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। आप दोनों में से कोई भी लगाएं, आपको नंबर वहां पर पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। आपको निकालना है ROL, मैक्सिमम, मिनिमम और डेंजर लेवल, ये चारों आपको निकालने हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ROQ किस बेसिस पे निकालना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 है, नंबर ऑफ यूनिट परचेज 5000 है, ए परचेज प्राइस पर यूनिट 50 रुपीज है, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज 5 रुपए है, तो ये सी आ गया। स्टोरेज कॉस्ट कॉस्ट दे दिया आपको। अब हमारे पास ए है, ओ है और सी है। कैलकुलेटर उठा लीजिए, 2AOC अंडर रूट 2 इंटू 5000 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 अंडर रूट, ये आ गया जी 200। ये हमारे पास EOQ या ROQ आपका निकल आया, 200 यूनिट्स आ गया। ओके जी, बाकी डेटा, लीड टाइम मिनिमम 5, मैक्सिमम 15, एवरेज 10 है। इमरजेंसी के लिए 4 डेज है। इमरजेंसी लीड टाइम डेंजर स्टॉक में काम आएगा, तो इसका मतलब ये हमसे डेंजर स्टॉक पूछ रहे हैं। रेट ऑफ कंजम्पशन मैक्सिमम 20 यूनिट है, एवरेज 15 यूनिट है। ओके जी, तो एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। एवरेज है हमारे पास 15 यूनिट, मैक्सिमम है 20, मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, 2 सामने गया 30 हो गया, 30 में से 20 माइनस हो गया, मिनिमम आपके पास आ गया 10। ये वर्किंग नोट आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने पूछा है ROL, मैक्सिमम, मिनिमम और डेंजर। फॉर्मूला लिखिए, सारा का सारा खत्म। देखिए जी, सबसे पहले ROL मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम 20 यूनिट 15 डेज, मैक्सिमम स्टॉक ROL ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम। ROL हमारे पास निकल गया है यहां पर, ये आपके पास आ गया ROQ जिसका अंडर रूट 2A डिवाइड बाई C निकाला था। इसके बाद में मिनिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम लीड टाइम। ये कंजम्पशन जो 10 यूनिट है, इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 450 यूनिट्स आ गई। मिनिमम लेवल ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज, ये निकल आया। और डेंजर स्टॉक लेवल में इमरजेंसी लीड टाइम को लेना है, कंजम्पशन एवरेज ले सकते हैं आप। कई बार स्टूडेंट एवरेज कंजम्पशन की जगह मिनिमम कंजम्पशन भी ले सकते हैं, अलाउड है, उस पे भी पूरे नंबर मिलेंगे। आंसर थोड़ा बदल जाएगा, मैं दिखाता हूं आपको। स्टडी मैट कहता है डेंजर लेवल पर एवरेज कंजम्पशन लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, और यहां पर लिख कर देता है सम टाइम मिनिमम कंजम्पशन इज ऑल्सो यूज, तो आप मिनिमम कंजम्पशन को भी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में हमारे पास आती है इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टॉक आउट का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। थोड़ा सा बच्चों को टेक्निकल लगता है, जबकि प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिएगा, मेसर्स टायरो ट्यूब्स ट्रेड्स इन 4-व्हीलर टायर्स एंड ट्यूब्स, it stock sufficient quantity of tire of almost every vehicle in year 1920. Report of sale manager revealed the Messrs Tyro Tube experienced stock out of tires. तो मैं आपको बता दूं, ऊपर की लाइंस में कहीं भी हमारे किसी भी काम की कोई चीज नहीं है, कहानी बता रखी है, बस काम का कुछ नहीं है इसमें। The stock out data is as given below. स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्टॉक आउट। 100 टायर्स का स्टॉक आउट हुआ है। स्टॉक आउट का क्या मतलब होता है, आपको ये समझना होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए, स्टॉक आउट क्या होता है, ये हमारी शॉप है, ठीक है, हमने, ये सप्लायर है हमारा, ये हमारा कस्टमर है। शॉप ने
ऑर्डर प्लेस किया कि सामान भेज दो भाई, ओके, यहां पे टायर मंगवाए जा रहे हैं, तो शॉप सप्लायर से टायर्स मंगवाती है, फिर शॉप कस्टमर को सेल करेगी वो टायर। तो हमारे पास एक दुकान है, हम टायर मंगवाते हैं, फिर हम उन टायर को बेचेंगे। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ओके। अब यहां से यहां तक सामान आने में कुछ लीड टाइम लगता है, तो यहां पर हमारे पास एक ट्रक है, वो सामान लेकर चल दिया है, इसमें टायर रखे हुए हैं, ठीक है जी। इधर से कस्टमर हमारे पास चल दिया है। अब अगर कस्टमर स्टॉक आने से पहले पहुंच गया और हमारी दुकान पर सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन नहीं है, तो स्टॉक आउट बोलेंगे इसको। इसका मतलब कस्टमर दुकान पर आया और स्टॉक नहीं था। अच्छा, अगर कस्टमर आया इस ट्रक के आने के बाद, तो हमारी दुकान से स्टॉक आउट नहीं होगा। तो स्टॉक आउट सिचुएशन इस तरीके से हम समझ सकते हैं शॉर्ट में, ओके। अब जरा देखिए, स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, 100 टायर्स का स्टॉक आउट हो गया। ऐसा कितनी बार हुआ है? 2 बार। ये पूरे साल का डेटा है, 1 ईयर का। 80 टायर कम पड़ गए, शॉर्ट पड़ गए, ऐसा 5 बार हुआ है। 50 टायर शॉर्ट हो गए, ऐसा 10 बार हुआ है। 20 टायर शॉर्ट हो गए, ऐसा 20 बार हुआ है। 10 टायर शॉर्ट हो गए, ऐसा 30 टाइम्स हुआ है। और कोई भी टायर शॉर्ट नहीं हुआ, ऐसा 33 टाइम हुआ है। तो यहां पर स्टॉक आउट नहीं है 33 टाइम, ओके। तो हमारे पास जो सिचुएशन है, क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि कितनी बार स्टॉक आउट हुआ है और कितने कितने टायर्स का स्टॉक आउट हुआ है। सबसे पहली चीज आपको ऐसे क्वेश्चन में निकालना पड़ता है, आखिर ये जो नंबर ऑफ टाइम्स है, इसका टोटल कितना है। नंबर ऑफ टाइम का आप टोटल करेंगे 100, इसका टोटल है 100। अब हमें निकालनी होती है परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी। ये 50 भी हो सकता है एग्जाम में। अगर ये 50 निकला, मान लो ये 50 है, तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 2 टाइम्स कितना होगा आउट ऑफ 50? 2 टाइम्स कितना होगा आउट ऑफ 50? 0.04 और 4%। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4% होगी, इसकी 10% होगी। इनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। अब हमारे पास यहां पर जो 100 है, तो 100 से सीधा सीधा आ जाता है। प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालने की बात करूं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है, 2% या 0.02, 5%, 10%, 20%, 30% एंड 33%, ठीक है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मैसर्स टायरो ट्यूब्स लॉस 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। अगर आपका स्टॉक आउट हो गया, तो आपका 150 रुपए का नुकसान होता है एक यूनिट पर, एंड स्पेंड 50 रुपीज पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री। अगर आप एक टायर की यूनिट मेंटेन करते हो गोडाउन में एक्स्ट्रा, तो 50 रुपए की कैरिंग कॉस्ट लग जाती है। अब जरा देखिए हमारे सामने समस्या क्या है। समस्या हमारे सामने ये है कि अगर मैं ये चाहूं कि स्टॉक आउट ना हो, तो स्टॉक आउट कब नहीं होगा? स्टॉक आउट उस सिचुएशन में नहीं होगा जब मैं अपने गोडाउन में कुछ एक्स्ट्रा टायर रख लूं। अगर मैं अपने गोडाउन में एक्स्ट्रा टायर रख लूं, तो जब कस्टमर मेरे पास आएगा, मेरे पास सफिशिएंट स्टॉक होगा और मेरा स्टॉक आउट नहीं होगा। अगर आप अपने गोडाउन में सफिशिएंट स्टॉक रखते हैं, तो 50 रुपए पर एनम हर यूनिट पे लग जाएंगे। खर्चा करना पड़ेगा, नुकसान एलिमिनेट करना है तो खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप इस खर्चे को नहीं करना चाहते, तो क्या नुकसान है? कस्टमर अगर वापस लौट गया, तो 150 रुपए का नुकसान है। यानी एक टायर बेचकर हम 150 रुपीज का प्रॉफिट कमाते होंगे। तो एक टायर बिक के 150 कमा लेते हैं। अगर एक भी कस्टमर वापस गया, तो हमारा 150 रुपए का लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस करके देखना है कि हम क्या करें। इन दोनों में से कोई एक काम हमें करना होगा। आ जाइए, क्वेश्चन यही आपसे जानना चाहता है, डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल। आपको सेफ्टी स्टॉक लेवल बताना है जो बेस्ट हो। अब हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। उस स्टेटमेंट के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे को सबसे कम खर्चा कब पड़ेगा। तो हम सबसे पहले तय करते हैं, आप लोग आराम से देखिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई कस्टमर आता है तो वो डिमांड कितने टायर्स की करता है? 0, 10, 20, 50, 80, 100 टायर की डिमांड मैक्सिमम है। तो अगर हम 100 टायर्स का सेफ्टी स्टॉक रख लें, अपने पास स्टॉक मेंटेन कर लें, तो कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगा, एक भी कस्टमर वापस नहीं जाएगा। क्योंकि जब कस्टमर आएगा तो क्या होगा? या तो वो 10 टायर मांगेगा, या 20, या 50, या 80, या 100, बस
100 से ऊपर डिमांड हमारे पास नहीं आती, 100 मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है जी। हमने क्या किया, सेफ्टी स्टॉक लेवल रख लिया 100। अब स्टॉक आउट कभी होगा ही नहीं, तो स्टॉक आउट कॉस्ट आपकी 0, कोई भी यूनिट स्टॉक आउट नहीं होगी। अब आपके पास इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ये 100 टायर गोडाउन में पूरे साल रहेंगे, तो 100 टायर पर 50 रुपए का खर्चा 5000 रुपए लग गया, तो कोई भी कस्टमर वापस नहीं गया, स्टॉक आउट कॉस्ट 0 है और 5000 रुपए खर्च हो गए, टोटल खर्चा 5000, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पर। अच्छा, हम सोच रहे हैं कि 100 टायर कुछ ज्यादा रखने हैं हमने, एक काम करते हैं 80 टायर्स रखते हैं सेफ्टी स्टॉक में, ठीक है जी। अब हमने फाइनल किया है 80 टायर रखेंगे। अब जरा देखिए, अगर आप 80 टायर्स रखोगे तो क्या होगा। 80 टायर्स आपने रखे, आराम से समझना इस बात को। अब अगर कोई 10 टायर मांगने आया तो आपके पास 80 है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 20 टायर मांगने आया तो आपके पास 80 है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 50 टायर मांगने आया तो आपके पास 80 है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 80 टायर मांगने आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी 10, 20, 50, 80 कोई मांगने आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई 100 टायर्स मांगने आ गया तो बताओ कितने टायर दे पाओगे आप। अगर 100 टायर मांगने आ गया तो कितने टायर्स आप उसे दे पाएंगे कस्टमर को। डिमांड 100 की आ गई है और आपके पास स्टॉक में 80 है, बताइए मैक्सिमम कितने टायर्स आप दे पाएंगे। मैक्सिमम आप 80 दे पाएंगे। 20 टायर्स शॉर्ट हो गए आपके पास, 20 टायर्स आपके पास शॉर्ट हो गए। अब मुझे बताइए 20 टायर शॉर्ट हो गए, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ऐसा होगा, इसके चांस कितने हैं कि ऐसा होगा। 20 टायर शॉर्ट हो गए, अब बताइए प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ऐसा होगा। सिर्फ 2%, सिर्फ 2% चांस है कि ऐसा होगा, इसके चांस सिर्फ 2% है। अब जरा देखिए, अगर हमने 80 टायर का सेफ्टी स्टॉक रखा तो हमारा कितना स्टॉक आउट हो सकता है, सिर्फ 20 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है, और इसके चांस कितने हैं, सिर्फ 2%, 2% चांस है कि ऐसा होगा। ओके, अब जरा नुकसान देखिए कितना, 20 टायर शॉर्ट हो गए, एक टायर शॉर्ट होता है तो 150 का नुकसान है। अगर एक टायर शॉर्ट हुआ तो 150 का लॉस है, तो 20 टायर पे लॉस हो गया 3000 रुपए। लेकिन ऐसा होने के चांस सिर्फ 2% है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो सिर्फ 60 रुपए है, तो सिर्फ 2% है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जितना भी नुकसान है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि 20 टायर शॉर्ट होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 100 में से 2 बार ही ऐसा होगा, 100 टाइम्स में से सिर्फ 2 टाइम्स ऐसा होगा कि हमारे पास ऐसा हो, तो हमारा नुकसान सिर्फ 60 रुपए एक्सपेक्टेड। ओके, अच्छा कितने टायर रखे हैं आपने, 80 टायर्स। 80 टायर्स को रखने का खर्चा 50 रुपए के हिसाब से 4000, तो गोडाउन में जो कैरिंग कॉस्ट लगी वो 4000, स्टॉक आउट कॉस्ट 60, 4060 आपका खर्चा हो गया। ओके, अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन, ये मैं लास्ट ऑप्शन बता रहा हूं इस बार आपको, इसके आगे पूरा का पूरा सेम ऐसे ही है। अब अगर हम 50 टायर्स का स्टॉक मेंटेन करने की सोचें तो उसके बाद फिर हम 20, 10, 0 टायर ऐसे सोचेंगे। तो पहले 100 रखने की सोचेंगे, फिर 80 रखने की, फिर 50, फिर 20, फिर 10, फिर 0, ऐसे चलेगा। ओके, अब अगर आप 50 टायर्स रखते हैं तो देखिए क्या सिचुएशन आपके सामने आने वाली है। 10 टायर कोई मांगने आएगा तो कोई स्टॉक शॉर्ट होगा, आंसर इज नो। 20 टायर कोई मांगने आएगा तो स्टॉक शॉर्ट होगा, आंसर इज नो। 50 टायर कोई मांगने आएगा तो स्टॉक शॉर्ट होगा, आंसर इज नो। कोई 80 टायर मांगने आएगा तो स्टॉक शॉर्ट होगा, आंसर इज यस। कितने टायर का स्टॉक शॉर्ट हो जाएगा, 30 टायर्स का। चांस कितने हैं, 5% चांस है ऐसा होगा। अच्छा, अगर 100 टायर्स की डिमांड आ गई तो स्टॉक शॉर्ट होगा, यस। कितने चांस हैं इसके, 2%। कितने टायर शॉर्ट होंगे, 50 टायर शॉर्ट होंगे, 2%। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इनमें से कोई एक ही काम होगा, तो या तो 30 टायर शॉर्ट होंगे या तो 50 टायर शॉर्ट होंगे, दो में से कोई एक काम होगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी है 2% एंड 5%। अब जरा देखिए, यहां पर देखिए, अब आपको समझ में आएगा ये किस तरह से है। 50 अगर रखते हैं
तो या तो 50 शॉर्ट होंगे या 30। 50 शॉर्ट होने के चांस 2%, 30 शॉर्ट होने के चांस 5%। अब जरा स्टॉक आउट का खर्चा निकालते हैं। 50 टायर शॉर्ट होने का खर्चा 150 का नुकसान है 7500, लेकिन चांस सिर्फ 2% है। 7500 इंटू 2%, 150 हुए सिर्फ। अच्छा, 30 टायर शॉर्ट होने का नुकसान 4500 और इसके चांस 5% है। 4500 इंटू 5%, 225, तो 150 और 225, नुकसान हुआ 375। ये हो गया स्टॉक आउट होने की वजह से लॉस। इसके बाद में कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। 50 टायर्स आपने रखे, 50 रुपए कैरिंग कॉस्ट है, 2500 आपकी कॉस्ट आ गई, तो 2875 आपका खर्चा यहां पर आ गया। ओके जी, ये हमारे पास काम हुआ खत्म। अब इसी के बाद में सेम ऐसे ही, अगर 20 टायर्स रखें तो क्या होगा, 10 टायर्स रखें तो क्या होगा, 0 टायर रखें तो क्या होगा। ये हमारे पास 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनकी आपको स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, फिर देखना है सबसे सस्ता कौन पड़ा। 5000, 40, 28, 2195, 27 और ये है 2140। 2140 लोएस्ट है, तो जब हमारा खर्चा सबसे कम पड़ेगा वो हमारे लिए ऑप्टिमम होगा और हम कहेंगे 20 यूनिट्स हमारे लिए ऑप्टिमम स्टॉक होगा। तो 20 यूनिट्स को ऑप्टिमम स्टॉक बता के क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों अगर एग्जाम में आएगा तो आपके पास फिक्स 10 मार्क्स का आएगा, इससे कम नहीं आएगा। और जब भी ये आएगा कॉपी पेस्ट यही आएगा। कॉपी पेस्ट क्यों आएगा, आप सर ऐसा क्यों कह रहे हो? असल में स्टडी मैट से जब फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आता है तो वो कॉपी पेस्ट आता है। ये क्वेश्चन अभी तक एग्जामिनर ने पूछा नहीं है, तो जिस भी दिन आएगा सीधे उठकर कॉपी पेस्ट आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है जी, आ जाइए। इसके बाद में हमारे पास है इलस्ट्रेशन 8। बच्चों दी एंड की तरफ पहुंचने वाले हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है, ज्यादा देर का नहीं बचा, 10-12 मिनट का चैप्टर बचा है पूरा का पूरा जी। देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ अ प्लान ऑफ एबीसी सेलेक्टिव टूल्स। एबीसी बताना है। एबीसी बड़ा सिंपल है, जो हायर वैल्यू की चीजें हैं वो ए में रखेंगे, जो लोअर वैल्यू की चीजें हैं उसे सी में रखेंगे, और जो मीडियम वैल्यू की चीजें हैं उसे बी में रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करता है, यूनिट्स बताता है और यूनिट की कॉस्ट बताता है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट और यूनिट की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकालते चले जाएंगे सारे आइटम्स की। तो जैसे इसका हो गया 35,000, ये हो गया 72,000, ये हो गया 15,000, इस तरह से पूरी वैल्यू निकाल देंगे। वैल्यू के बेसिस पे देंगे इनको रैंक, कि किसकी रैंक क्या आ रही है। रैंक 1 2 3 4 दे सकते हैं, ABCD ऐसे दे सकते हैं। जो टॉप रैंक के आइटम होंगे, हाईएस्ट वैल्यू के आइटम होंगे, वो चले जाएंगे कैटेगरी ए में, जो मीडियम वैल्यू के होंगे वो बी में, जो लोअर कैटेगरी के होंगे सी में। ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, यानी आप अपने डिस्क्रिप्शन से लिख सकते हैं कि कौन सी रैंकिंग, कहां तक की रैंकिंग आपके ए में जाएगी, फिर बी में जाएगी, फिर सी में जाएगी। सिंपल क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स से ऊपर नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई विद टोटल कॉस्ट, वैल्यू निकाल दी 35 72, इस तरह से पूरी वैल्यू निकाल दी। ओके, वैल्यू निकालने के बाद में अब आपको देनी है रैंक। तो सबसे ज्यादा वैल्यू ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो 81,000 की रैंक 1 हो गया। इसके बाद में दूसरा आ रहा है मेरे ख्याल से 72, ये रैंक 2 हो गया। इसके बाद में आ रहा है 57, रैंक 3 हो गया। ऐसे रैंक देते चले जाइए, ठीक है। अब रैंक देने के बाद में आप सीधे एबीसी में बांट सकते हैं। आपको डिसीजन लेना है। जरा देखिए मैक्सिमम कीमत सामान की कितनी है, 81, 72, 57, इस तरह से। अब जरा लोएस्ट वैल्यू देखिए, लोएस्ट कीमत कितनी निकल कर आ रही है। तो लोएस्ट कीमत इसमें निकल कर आ रही है 2400। लोएस्ट से थोड़ा ऊपर चलते हैं, 10,500, इससे थोड़ा ऊपर 11,600, 12,000, उससे फिर थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हैं तो 13 और 15,000, इस तरह से। यानी हमारे पास सामान 80,000 से लेकर 2400 तक यानी 2000 की रेंज तक है। आपको तय करना है बच्चों एग्जाम में कि आप कितनी कीमत तक का सामान ए में रखना चाहते हैं, कितनी कीमत का बी में और कितनी कीमत का सी में। ओके, अब जरा देखिए बेसिस फॉर सेलेक्टिव टूल, और यहां देखिए क्या लिखा है, एज्यूम्ड। ये स्टडी मैट ने माना है, आप अपनी एजम्पशन अपने हिसाब से लिख सकते हैं।
तो इन्होंने क्या करा, ये बोले 50,000 से ऊपर का सामान होगा तो ए में रख देंगे। अब बच्चे क्या करेंगे एग्जाम में, बच्चों जरूरी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन यही आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है फिगर्स थोड़ी सी बदल के आए। आपको समझना होगा कि एग्जामिनर क्या कहना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, जो महंगे महंगे सामान हैं वो ए में रखने। अच्छा अब यहीं पे देखिए सामान, अगर यहाँ पे सामान 80,000 की जगह ये 181 का होता, ये 172 होते, ये 157 होते, तो मैं कहता 1 लाख रुपए से ऊपर का सामान ए में ले जाओ। तो मैं कहता 1 लाख रुपए से ऊपर का सामान ए में ले जाओ, क्योंकि 1 लाख से ऊपर बहुत सामान है। यहां सामान 50,000 से ऊपर है और 1 लाख के बीच में, तो एक एवरेज फिगर पकड़ के 50,000 पकड़ लिया, तो 50,000 से ऊपर के आइटम ए में आ गए। 15,000 से 50,000 तक के बीच के आइटम इन्होंने बी में रख लिए और 15,000 से कम के आइटम सी में रख लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बी कैटेगरी को क्या करें कि 20,000 टू 50,000 में बी में रखूंगा और बिलो 20,000 मैं सी में रखूंगा। तो आप बिलो 20,000 सी में रख लीजिए और 20 से 50 के बीच में रख लीजिए। इस तरह से आप एग्जाम में अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, पूरे पूरे नंबर आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 9 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टडी मैट के अंदर एबीसी का। इसमें इन्होंने बड़ा सिंपल सा दिया है, 4,000 आइटम दिए हुए हैं। ओके, 4,000 आइटम में यहां पर दिया है नंबर ऑफ वेराइटीज, उनकी परसेंटेज, फिर उनकी वैल्यू की परसेंटेज और उनकी यूसेज। ओके, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, करीब 25-30 साल से स्टडी मैट के अंदर ये है और एग्जाम में भी आया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 20 साल पहले ये एग्जाम में एक बार आया हुआ है हमारे, मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन में तो है बुक में, अब ईयर मेरे को एक्यूरेट ध्यान नहीं है जी। 3875 आइटम, 110 आइटम और 15 आइटम, नीचे टोटल है यहां पर इनका। ओके, ये कह रहे हैं ये 3 ही आइटम है, इन तीनों को एबीसी में बांटो और उसके बाद में आपको रीजन देने हैं, तो क्लासिफाई द आइटम इन एबीसी विद रीजन्स। ओके, अब जरा देखिए, जो सामान सबसे महंगी कीमत का है, हम वैल्यू पे जाएंगे, वैल्यू ही डोमिनेटिंग है। जो सामान सबसे ज्यादा कीमत का है, ये 50% कीमत का सामान है, ये ए में जाएगा। जो सबसे कम कीमत का सामान है 20%, वो सी में जाएगा और जो मीडियम सामान है वो बी में जाएगा। तो ए में 50% सबसे महंगा, 20% सबसे सस्ता सी में और बी में मीडियम, ये हमने डाल दिया। अब रीजन पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तो वैल्यू का रीजन दीजिए कि हाईएस्ट वैल्यू ए में जाएगी। उसके बाद में इन्होंने साथ में इन्वेंट्री आइटम्स की परसेंटेज और यूसेज की वैल्यू दी हुई है। तो सी कैटेगरी के अंदर हम लिख देंगे कि सी कैटेगरी में आइटम ज्यादा होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू कम होती है और उनकी यूसेज भी कम होती है। ओके, ए कैटेगरी के अंदर आइटम की वैल्यू ज्यादा होती है, क्वांटिटी बहुत कम होती है और यूसेज भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और बी कैटेगरी के अंदर क्वांटिटी भी मीडियम होती है, वैल्यू भी मीडियम होती है और यूसेज भी मीडियम होती है। क्वेश्चन खत्म। ओके जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आज तक एग्जाम में सिर्फ एक बार आया है, 5 नंबर में आया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है इसका। ये आपके पास में आपसे पूछेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बड़ा सिंपल सा होता है, आप ऊपर लेंगे मटेरियल कंज्यूम पूरे साल में कितना हुआ और नीचे लेंगे एवरेज स्टॉक वैल्यू, एवरेज मटेरियल, काम खत्म। ओके जी, ये हमारे पास आ गया इलस्ट्रेशन 10। Following data are available in respect of material X for the year ended 31st March 20. Opening stock 90, purchase 270, closing stock 110. Raw material consume कैसे निकालेंगे? Opening plus purchase minus closing. Opening 90 है, purchase 270 है, closing 110 है। ये हमारे पास आ गया 90 plus 270 minus 110, 2,50,000। तो 2,50,000 का हमारे पास हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज कैसे निकलेगा? ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो 2 लाख डिवाइड बाई 2, 1 लाख आ गया, ये 1 लाख आ गया 2.5 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया 2.5 टाइम्स। इसके बाद कह रहे हैं नंबर ऑफ डेज में बताइए। तो नंबर ऑफ डेज में बड़ा सिंपल है, पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365। इन्वेंट्री कितनी बार रोटेट हो रही है पूरे साल में? 2.5 टाइम्स।
तो 365 डेज में 2.5 टाइम घूमती है, तो एक बार में 146 डेज लग जाते हैं। क्वेश्चन खत्म। ओके, इलस्ट्रेशन 11, सेम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन, दो मटेरियल के ऊपर है, कोई डिफरेंस नहीं है। इनका भी सेम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना है और उसके बाद में डेज में निकालना है, बस इतना सा ही इसके अंदर काम है। ओके, इसके बाद हमारे पास है आपका फीफो लीफो के स्टोर लेजर्स और क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो जाएगा जी। इलस्ट्रेशन नंबर 12, the following transaction in respect of material Y occurred during the 6 month ended 30th June 2020, जैन फेब मार्च अप्रैल में जून, परचेज यूनिट दे दी, परचेज प्राइस दे दी, यूनिट इशू दे दी, ठीक है। The chief accountant argued that value of closing stock remains the same no matter which method of pricing of material issue is used. Do you agree or not? देखिए, चीफ अकाउंटेंट कह रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सेम रहेगा, आप मटेरियल का कोई भी प्राइस कोई भी इशू यूज कर लो। तो फीफो अगर आप लगाओगे वैल्यू अलग होगी क्लोजिंग स्टॉक की, लीफो आप लगाओगे तो वैल्यू अलग होगी। तो हम बताएंगे वाई और वाई नॉट, एक्सप्लेन डिटेल्स स्टोर लेजर आर नॉट रिक्वायर्ड। तो थ्योरी का क्वेश्चन है, कहने स्टोर लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो थ्योरी में हमें सिंपली समझाना है कि भाई अगर आप फीफो लगाते हैं लीफो लगाते हैं तो क्या क्या डिफरेंस जाएंगे, बात खत्म। थेरेटिकल इलस्ट्रेशन दी हुई है, सिंपल सोवर है, कोई टेक्निकल पॉइंट इसके अंदर नहीं है। जो हमारे काम की इलस्ट्रेशन है हम उसे देखेंगे जो न्यूमेरिकल वाली होगी जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय सनराइज इंडस्ट्रीज फॉर द फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2020, मटेरियल EXE, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 100 यूनिट 5 रुपए से हैं। ओके, परचेज 5 तारीख में, 8 तारीख में, 12 में है, इशू 6 में है, 10 में है और 14 में है। रिक्वायरमेंट, calculate using FIFO LIFO method of pricing issue value of material consumed during the period, value of closing stock। ओके, तो आपको एक तरीके से स्टोर लेजर बना के दिखाना होगा। क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा नहीं है, 5 नंबर से ऊपर नहीं देगा। रीजन क्यों 5 नंबर से ऊपर नहीं देगा, 3 रिसीट हैं और 3 इशू हैं और कुछ है ही नहीं, तो 5 नंबर से ज्यादा आपको क्यों देगा, ठीक है जी। तो हमारे पास सबसे पहले हमने फीफो उठा ली, फीफो के अंदर ओपनिंग बैलेंस आ गया 100 यूनिट 5 रुपए से 500 रुपए। फिर आपने 5 तारीख को परचेज की है और 6 तारीख को इशू हुआ है, तो फीफो के अंदर क्या होगा, 5 तारीख को जो रिसीट आएगी उसमें से इशू नहीं होगा, 6 तारीख को जो इशू होना है उसमें पहले ओपनिंग 100 यूनिट जाएंगी, पहले ओपनिंग 100 यूनिट चली जाएंगी, उसके बाद में इस 300 में से 150 यूनिट जाएंगी। तो पहले ये 100 यूनिट जाएंगी, फिर यहां से 150 जाएंगी। फिर 8 तारीख को सामान आ गया, ठीक है जी। फिर 10 तारीख को फिर इशू होना है। 10 तारीख को इशू कैसे होगा, 5 तारीख वाली 150 यूनिट अभी भी बची हुई है, 150 तो चली गई थी, 150 और चली जाएंगी, अभी 250 और भेजनी है, तो वो 250 यहां से आएंगी, इसमें से 250 यूनिट और चली गई, अभी भी यहां 150 यूनिट 250 यूनिट बची हुई है। ओके, इसके बाद में 12 तारीख में और आ गया, 14th में इशू है, तो 14 में जो 500 इशू है 250 यहां से चली जाएगी और इस 600 में से 250 चला जाएगा। तो फीफो सिंपल सोवर, कुछ भी नहीं है। यहां पर हम लोगों ने आराम से दिखा दिया कि भाई ये ओपनिंग ये परचेज आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए, इशू हुआ है 6 तारीख को, तो इस वाली 100 यूनिट में से इशू होगा और बचा हुआ 150 इसमें से इशू होगा। ओके, फिर परचेज कर लिया, फिर इशू करना है, फिर इशू करना है, तो इसमें से 150 पहले जाएगा। तो जो सॉल्यूशन आपके पास बना हुआ है वो इस तरह से बना हुआ है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप स्टोर लेजर बना के दिखा देना, स्टोर लेजर बना के आप लोगों को ज्यादा आसान बनेगा। ओके जी, इसके बाद में लीफो में क्या करना होगा, आ जाइए, लीफो 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 के अंदर क्या चलेगा आप लोग आराम से सिंपली बता सकते हैं। वैसे मैं सही बात बताऊं तो ये तो फाउंडेशन में 11 12 में खूब किया हुआ है हमने। लीफो के अंदर 6 तारीख को जब इशू करनी है 250, तो 6 तारीख से जस्ट पहले जो आया उसमें से करेंगे, इस 300 में से 250 यूनिट यहां चली जाएंगी। फिर 10 तारीख को इशू करना है, तो 10 तारीख से जस्ट पहले वाला लेटेस्ट 8 तारीख में 500 आई थी, इस 500 में से 400 यूनिट यहां पर चली जाएंगी। और 14th में आएगा 12 में से, तो 500 यूनिट जानी है,
तो इस वाली 600 में से 500 यूनिट चली जाएगी। अब कोई मुझसे पूछे क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, तो मेरे पास ओपनिंग की 100 यूनिट पूरी की पूरी क्लोजिंग स्टॉक में है। इस 300 में से 250 गया है, 50 बचा हुआ है 6 रुपए वाला। इस 500 में से 400 गया है, 100 यूनिट बची हुई है मेरे पास 7 रुपए वाली। और इस 600 में से 500 गया है, 100 यूनिट मेरे पास बची हुई है 8 रुपए वाली। ये लीफो से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी। इसके बाद में हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन है नहीं, इसके बाद है 14th। बच्चों ये इलस्ट्रेशन नई ऐड हुई है, ये नई इलस्ट्रेशन ऐड हुई है, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन था, नया ऐड हुआ है, देखेगा। अर्नब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंस, इट फॉलोज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन, फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ कंपोनेंट एक्स। देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन के समझने में इशू है। इन्होंने क्या करा हुआ है, डेट दी हुई है, परचेज ऑर्डर दिए हुए हैं, परचेज ऑर्डर, फिर उसके बाद कुछ जीआरएन दिया हुआ है, फिर कुछ एमआरएन दिया हुआ है, तो कुछ मटेरियल रिक्विजिशन दिए हुए हैं। अब ये मटेरियल रिक्विजिशन, एमआरएन, जीआरएन, परचेज ऑर्डर, ये सब क्या है, अगर बच्चे को यही नहीं पता तो फिर वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता। अनुश्री गुहा कह रहे हैं, देखिए मैं कमेंट सेक्शन पे नहीं देख रहा हूं बिल्कुल भी, आप लोगों को पता होगा, मेरा ध्यान है सिर्फ पढ़ाने पर। हाँ जी, अब जरा देखिए, क्वेश्चन ने नीचे मेंशन कर दिया, जीआरएन का मतलब है गुड्स रिसीव्ड नोट। जीआरएन का मतलब होता है बच्चों कि गुड्स हमें मिल गया, तो ये गुड्स रिसीव्ड नोट कौन देता है, ये स्टोर देता है जो सप्लायर के यहां से सामान आ जाता है। एमआरएन का मतलब है मटेरियल रिटर्न नोट, तो अगर आप मटेरियल वापस करते हैं तो मटेरियल रिटर्न नोट आपके पास आ जाता है। इसके बाद में आता है मटेरियल रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन क्या होता है, फैक्ट्री में जहां पे भी मटेरियल चाहिए वो स्टोर को कहता है कागज पे लिख के मुझे इतना मटेरियल भेज दो, तो फैक्ट्री या कोई भी डिपार्टमेंट स्टोर के पास में आपके बताएगा कि भाई हमें इतना इतना मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल रिक्विजिशन के अंदर आ जाएगा। इसके बाद में आपके पास, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परचेज ऑर्डर के अंदर क्या रहेगा, परचेज ऑर्डर के अंदर रहेगा आपका, आप जब ऑर्डर करेंगे, आज मैंने ऑर्डर दे दिया सप्लायर को, हेलो सप्लायर सामान भेज दो, अब परचेज ऑर्डर चला गया, उसके अगेंस्ट में गुड्स कब रिसीव होगा वो देखा जाएगा। अब जरा आराम से आप इस सब को छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा वरना, परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन, ये सब क्या है, सब छोड़ो, आराम से देखो, क्वेश्चन समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने परचेज ऑर्डर दिया है 008 10,000 यूनिट का, 9930 हर यूनिट का रेट है। अब जरा आप ध्यान से गुड्स रिटर्न, गुड्स रिसीव नोट देखो, ये देखो, गुड्स रिसीव्ड नोट अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर 008, तो आप आराम से समझिए, बेसिकली जो 15 दिसंबर को ऑर्डर दिया गया था, ऑर्डर दिया 15 दिसंबर को, लेकिन वो सामान हमारे पास स्टोर में कब आया है, 5 जनवरी को, तो हमारे पास उसकी बुकिंग 5 जनवरी को होगी। एग्जामिनर कैसे आपको घुमाना चाहते हैं कि बच्चा परचेज ऑर्डर देखते ही उस सामान को बुक कर ले ना, आपके जो स्टोर के अंदर सामान आया है वो सामान 5 तारीख को आया, तो 5 तारीख को हमारे पास सामान आ गया। अब जरा देखिए, मटेरियल रिटर्न नोट अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर 008, 500 यूनिट वापस हो गई इसी में से, तो 10,000 यूनिट स्टोर लेजर में आएंगी, 500 यूनिट उसमें से वापस हो जाएंगी, 9500 ही आपके पास आएंगी। अब जरा रुकिए 1 मिनट, ये देखिए जरा स्टोर लेजर, ये है 1 तारीख का स्टॉक, ये आ गया, ये ओपनिंग स्टॉक है। अब जरा देखिए, 5 जनवरी को 10,000 यूनिट आई हैं, इसी में से 500 यूनिट वापस हो गई हैं, तो हमारे पास नेट 9500 यूनिट ही आई है, जिनका रेट है 9930 और ओपनिंग है 3500। आप बात समझ रहे हैं किस तरीके से, ये तो स्टडी मैट आपके पास होगा। अब आप इसका स्टोर लेजर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे आखिर चल क्या रहा है इस क्वेश्चन में। ओके, तो मैं साथ के साथ स्टोर लेजर आपको दिखाता रहूंगा। ओके, अब जरा देखिए, इसके बाद में हमारे पास ये सारा काम खत्म हो गया, ये देखो कितनी एंट्री कटेंगी, परचेज ऑर्डर कटा, 5 तारीख कटी, 5 तारीख कटी, अब 3 आइटम से, 3 एंट्री से एक बार पोस्टिंग होगी स्टोर लेजर में, तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखिए,
इसके बाद में हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं पर मटेरियल रिक्विजिशन आया है 6 तारीख को, तो फैक्ट्री में सामान भेजना है। बेसिकली अब हमें सामान इशू करना है। कितना इशू करना है जी? 3000 यूनिट। आ जाओ, स्टोर लेजर के अंदर ये 3000 यूनिट आपने इशू कर दी 6 तारीख को। तो 6 तारीख को हमने ये इशू कर दिया, ठीक है जी। आ जाइए, इसके बाद में 7 तारीख को परचेज ऑर्डर दिया है। ऑर्डर देने से कुछ नहीं होता, हमें सामान थोड़ी मिला है, गुमराह करना चाहते हैं आपको, ऑर्डर से कुछ नहीं हुआ। फिर से 10 तारीख को मटेरियल रिक्विजिशन, यानी फिर से इशू हो गया। अब 4500 फिर से नजर आएंगे यहां पर, देखेगा ये आ गया 4500 इशू में आ गई। आप बात समझ रहे हैं कैसे? तो परचेज ऑर्डर का कोई काम ही नहीं है यहां पर, गुड्स जब रिसीव होगा तब एंट्री होगी। ओके जी, इसके बाद में आगे चलते हैं जी। 12 तारीख को अब गुड्स रिसीव हो गया। ओके, कौन सा रिसीव हुआ है जी? ऑर्डर नंबर 9, ये था ऑर्डर नंबर 9, 9780 का था 10,000 यूनिट का। लो जी, ये काट दिया। 10,000 यूनिट 9780 से रिसीव हो गई 12 तारीख को। कुछ रिटर्न है क्या? हाँ जी, रिटर्न है 400, तो नेट 9600 ये आपको मिलेगा। आ जाओ, ये आ गया जी। हाँ, इसमें एक स्टडी मैट में गलती है, वो ठीक कर लेना। इसमें ना ये चीज, ये 13 तारीख नहीं है, ये 12 तारीख है, टाइपिंग एरर है, और ये 12 तारीख होगी, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे तो जो स्टोर लेजर है उसमें पोस्टिंग सिर्फ 12 तारीख को ही है। तो 12 तारीख को सामान आया 10,000 और उसमें से 400 यूनिट वापस हो गया, ठीक है जी। ये 10,000 आ गया, 400 इसमें से वापस हो गया। आ जाते हैं अब अगली डेट पर, 15th मटेरियल रिक्विजिशन, 24 मटेरियल रिक्विजिशन, दोनों इशू हैं, इशू में दिखाई देंगे। मटेरियल रिक्विजिशन यानी फैक्ट्री ने हमसे सामान मंगवाया है स्टोर से, तो स्टोर उसको इशू कर देगा। 2200 और 1500, 22 और 1500 इशू में आ गए। इसके बाद में हमारे पास है 25th गुड्स रिसीव्ड। अब देखो कौन सा ऑर्डर नंबर? परचेज ऑर्डर 10 के अगेंस्ट में, ये वाला परचेज ऑर्डर। तो जो 7 जनवरी को ऑर्डर दिया था वो रिसीव हो गया 25 तारीख को। देख लो कोई रिटर्न तो नहीं है, रिटर्न कोई नहीं है। चलो जी, रिसीव हो गया 10,000 यूनिट 9750 से, रिटर्न नहीं करा इस बार। आ गया जी, सीधा आ गया, रिटर्न कुछ नहीं है, खाली है जगह। ओके, इसके बाद में फिर हमारे पास आ गया मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल रिक्विजिशन, ये दोनों इशू हैं, दोनों इशू में आ गए। ओके जी, दोनों इशू में हमने यहां पर दिखा दिए। तो स्टोर लेजर यहां पर हमारे पास ये बनकर तैयार है, वेटेड एवरेज मेथड से क्वेश्चन। ओके, मेथड में आपको दिक्कत नहीं है, मेन चीज ये जीआरएन वीआरएन इन सब का क्या मतलब था, इससे मतलब था। अब क्वेश्चन इसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया। एक तो था स्टोर लेजर बनाते, पर ना जी, ये बोले बच्चों से हम और भी चीजें पूछेंगे, रीऑर्डर लेवल पूछेंगे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल पूछेंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल पूछेंगे। स्टोर लेजर मैंने आपको दिखा दी है, ये मेरी डन हो गई। फिर वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स कितने यूज हुए और इन्वेंट्री टर्नओवर, ये पूछेंगे। ये सारे क्वेश्चन, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है इस क्वेश्चन के अंदर से भाई साहब, आसान नहीं है। आ जाइए, अब जरा देखते हैं एक एक करके पॉइंट्स को। पॉइंट आप देखेंगे आपको मजा आने वाला है। चलो जी, सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल के लिए हमें चाहिए मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम। अब लीड टाइम कैसे मिलेगा? लीड टाइम यहां ढूंढना है हमें क्वेश्चन में। लीड टाइम का मतलब है सामान में आने में कितना समय लगेगा। तो देखो, जो 8 नंबर ऑर्डर 15 तारीख को दिया था, वो 8 नंबर ऑर्डर 5 तारीख को आया है। 15 से 5 कितने दिन हुए? निकाल लो। आ जाओ, ये देखो, हाँ जी, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर, रीऑर्डर लेवल, दिस लीड टाइम। अच्छा, इन्होंने सीधे वैसे ही ले लिया। ओके, हम यहां पे निकालते हैं 15 से 5 दिसंबर है, तो 15 से 5 हो गया, 15 15 और 5 20 और 21 दिन। ओके, इसके बाद में दूसरा परचेज ऑर्डर है 9, 30 तारीख को दिया है और आया कब है? 999 की रिसीविंग 12 तारीख को। जरा 30 से 12 निकालना, 12 और 1 13 दिन हो गए। इसके बाद में हमारे पास है ऑर्डर नंबर 10, ये रहा, 7 तारीख को ऑर्डर दिया है, 25 तारीख को मिल गया। 25 माइनस 7 करना, 18 दिन। ओके जी, ये 3 ऑर्डर हमने दिए हैं, तो एक सामान हमारे पास आ गया 15 तारीख से 5 तारीख में, और एक आ गया 30 से 13 नहीं 12 तारीख।
ये क्वेश्चन के अंदर एरर है। 12 तारीख रखनी पड़ेगी या फिर 13 तारीख। डेट्स में गलतियां हैं। यहां पर जो डेट्स हैं वो लिखी हुई है 12 और इसकी 13, और जो स्टोर लेजर है उसमें 12 तारीख लिखी हुई है। तो 12 और 13 के अंदर गड़बड़ है। या तो दोनों को 13 करिए या तो दोनों को 12 करिए। ये स्टडी मेट के अंदर गलती है। तो आप दोनों को या तो 13th करके करिएगा या दोनों को 12 करके करिएगा। एग्जाम में जो डेट आएगी वो इन दोनों की सेम डेट आएगी। ये क्वेश्चन के अंदर एरर है, ठीक है जी। तो ये इन्होंने दिन निकाल लिए। इन्होंने यहां पर 13 से करके कैलकुलेशन करी हुई है, तो मैं 13 से समझा देता हूं। 21 दिन और 14 दिन हो गए। ये मैक्सिमम टाइम, ये मिनिमम टाइम, और 13 के हिसाब से लेना है तो ये 14 डेज हो गए आपके। और यहां पर ये मैक्सिमम लीड टाइम हो गया, ये मिनिमम लीड टाइम हो गया। 18 दिन इनके बीच में रह गया। ओके, मैक्सिमम लीड टाइम आ गया। अब मैक्सिमम कंजम्पशन, कंजम्पशन किससे निकलेगी? कंजम्पशन निकलेगी आपकी इशू से। इशू कितना कितना करा है जरा देखना चालू करते हैं। सबसे पहला इशू है 3000, उसके बाद इशू है 4500, उसके बाद इशू है 2200, 1500, 4000, 3200। तो मैक्सिमम इशू आपने जो करा है वो 4500 किया है। ये हमारे पास यहां पर आ गया मैक्सिमम कंजम्पशन 4500। मिनिमम कंजम्पशन कितनी करी है? 1500। मिनिमम कंजम्पशन आपके पास आ गई 1500। मैक्सिमम भी यहां से निकली, मिनिमम भी यहां से निकली, लीड टाइम भी यहीं से ढूंढना पड़ा है आपको। ओके, ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। तो आपके पास जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी आरओएल, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम हो गया। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल के अंदर आरओएल तो निकाल चुके हैं, मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम भी निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए रीऑर्डर क्वांटिटी। आ जाइए, क्वेश्चन की जरा चालाकी देखिए। रीऑर्डर क्वांटिटी आरओक्यू कैसे निकलेगा? इस क्वेश्चन में कोई ईओक्यू वाला फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। आपको आरओक्यू निकालना है। तो जरा आप देखना कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है। सबसे पहले परचेज ऑर्डर दिया 10,000, फिर परचेज ऑर्डर दिया 10,000, फिर इसके बाद में परचेज ऑर्डर दिया 10,000। 3 ऑर्डर गए हैं, तीनों 10,000 के गए हैं। तो बताइए आप हर बार कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देते हैं? 10,000। तो आपकी रिपीटेड ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर क्वांटिटी 10,000 यूनिट है। ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसमें से। जरा देखिए क्वेश्चन ने क्या लिखा है यहां पर। दिस इज रीऑर्डर क्वांटिटी 10,000 यूनिट्स। कैलकुलेशन हो गई, ये आ गया मिनिमम स्टॉक लेवल, आ गया स्टोर लेजर, आ गई कंपोनेंट यूज और इन्वेंटरी टर्नओवर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा आप ये देखिए कि कौन बच्चा सोच सकता है, अगर किसी ने स्टडी मैट अपडेटेड वाला नहीं देखा, कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में 10 नंबर में आए तो वो कर पाएगा। जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वही एग्जाम में जाकर इसको अटेम्प्ट कर सकता है, वरना इसको अटेम्प्ट करना आसान नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। एक वो स्टॉक आउट वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसको आप 12 तारीख को 13 कर लीजिए। नीचे सारा क्वेश्चन 13 से सोल्व है, और स्टोर लेजर के अंदर भी यहाँ की डेट आप 12 की जगह 13 कर देना। अगर आप सब जगह डेट 12 करना चाहते हो तो आप 12 भी कर सकते हो, पर आपको और स्टडी मेट के आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा, एग्जाम में सेम डेट मिलेगी। ओके जी, ये हमारे पास क्वेश्चन एक नया ऐड हुआ था, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। इसके बाद में इसके अंदर कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं है। उसके बाद में आपकी ये समरी आ जाती है, और आपके पास में फिर आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बार जरा शॉर्ट में देख के खत्म करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फास्ट करवाऊंगा हमेशा, जो एक एक क्वेश्चन अलग अलग थे वही बस थोड़ा सा वैसे करवाऊंगा। अनिल एंड कंपनी 36,000 यूनिट खरीदते हैं पूरे साल में। ए हो गया। ₹1 यूनिट कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25, ये ओ हो गया आपके पास। कैरिंग कॉस्ट है 20% ऑफ यूनिट वैल्यू, तो ₹1 की 20, सी हो गया 0.2। क्वेश्चन कह रहे हैं टोटल एनुअल कॉस्ट निकालो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में। एग्जिस्टिंग पॉलिसी हम 6 बार में सामान मंगवाते हैं, 36,000 यूनिट 6 बार में, यानी एक बार में 6,000। और कह रहा है कि आप ईओक्यू से कितने पैसे बचा सकते हो। तो हम ईओक्यू के अंदर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट देखेंगे। 6,000 यूनिट अगर मंगवाते हैं तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट देखेंगे और डिफरेंस निकाल देंगे। ये आपके पास हो गया प्रैक्टिकल का आंसर नंबर 1। यहां पर आप ये आ गया आपके पास एनुअल कॉस्ट इन्वेंटरी, दिस एग्जिस्टिंग के अंदर आ रही है 750, ईओक्यू में आ रही है 600, दोनों का डिफरेंस 150। ओके, इसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 2 है आपके पास। अल्फा कंपनी है, उसकी डिमांड एनुअल डिमांड है 8,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200, यूनिट कॉस्ट 400, 20% ₹80 हो गई। कैरिंग कॉस्ट सी।
कह रहे हैं कि कंपनी को क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर है 4% का, अगर 4000 यूनिट का ऑर्डर साइज लेके चलते हैं तो आपको ईओक्यू निकालना है और डिस्काउंट एक्सेप्ट करें या नहीं वो निकालना है। तो ईओक्यू तो आ गया हमारे पास 2 एओसी, ये आ गया 8000 इंटू 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 80 अंडर रूट, तो हमारे पास है 200, तो 200 यूनिट हमारा ईओक्यू। अब ये कह रहे हैं अगर 4000 यूनिट का ऑर्डर दोगे तो आपको 4% डिस्काउंट मिल जाएगी एक बार में। अगर 4000 लोगे, हम तो 200 लेंगे, तो 200 यूनिट की ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेज प्राइस, और 4000 यूनिट अगर आरओक्यू फॉलो करता हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज प्राइस दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर डिस्काउंट वाला सस्ता है तो वो ऑफर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ईओक्यू निकाल लिया। अब ईओक्यू पर परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 3260, डिस्काउंट ऑफर पर 3226, तो 3226 कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए ऑफर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है, एनुअल डिमांड ए दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ दी हुई है, कैरिंग कॉस्ट सी दी हुई है, ईओक्यू सीधा सीधा पूछ रहा है, और फिर ईओक्यू पर रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल निकलवा रहा है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकलवा रहा है। इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। आप एक काम करिए, आप लोग इसके जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है वो करिएगा। अगर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट आएगा तो कल हम उसे डिस्कस कर सकते हैं, और कल हम लोग करेंगे लेबर चैप्टर स्टडी मेट से। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें अब कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सोवर से क्वेश्चन है। स्टोर लेजर के क्वेश्चंस में सिर्फ एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन स्टोर लेजर के हैं, 9th और 8th, सिंपल सोवर से क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन ईओक्यू और लेवल सेटिंग्स के हैं, और कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है आपके पास, ये सब ईओक्यू और लेवल सेटिंग है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कल आप लोग बताइएगा। इसके अलावा आप लोगों के पास जो अब मैं सबसे पहली बात तो ये वीडियो अभी डिलीट हो जाएगी, तो जो लाइव सेशन लेगा वही पढ़ पाएगा, जो लाइव सेशन नहीं लेगा नहीं पढ़ेगा। मैं 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कल हम लेंगे तो 1 घंटे पे हम खत्म करेंगे, चाहे स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़े तो थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे। 1 घंटे ही चलाएंगे, डेली एक चैप्टर चलाएंगे। कल 7 PM लेबर चैप्टर होगा। अच्छा, टेस्ट जब 5 चैप्टर हो जाएंगे तो 5 चैप्टर के बाद इकट्ठा लेंगे, 5 चैप्टर हो जाएंगे, लूंगा चैप्टर वाइज ही, मटेरियल का अलग, लेबर का अलग, ओवरहेड का अलग लूंगा, अलग अलग ही, लेकिन 5 चैप्टर खत्म होने पर इतने आप कम से कम 5 चैप्टर पूरे करो उसके बाद में, ठीक है। कल टेस्ट नहीं लेंगे, 5 चैप्टर पूरे हो जाएं तब लेंगे। दूसरा, आप लोगों को अगर मटेरियल चैप्टर में कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं कॉल करके, अभी के अभी हम 15 मिनट का डाउट सेशन रखेंगे। 15 मिनट आप कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको मोबाइल नंबर बता देता हूं, 1 मिनट। 9205617066। 15 मिनट आप डाउट पूछ सकते हैं, फोन मेरे सामने है, जिसका भी डाउट आएगा तो मैं अभी उसको ले लूंगा। 5 चैप्टर में टेस्ट चैप्टर वाइज ही होगा, हर चैप्टर का अलग अलग टेस्ट अपलोड होगा, लेकिन 5 चैप्टर पूरे करने के बाद। जी 1 मिनट, मेरा साइलेंट पे है फोन, ये हटा देता हूं मैं। कहां से उठेगा ये वाला फोन? अरे कोई बच्चा फोन कर रहा था, उसका तो उठा ही नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, अभी डाउट इकट्ठे करके भी रख सकते हैं हर चैप्टर के, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, नहीं हो पाएगी बेटा। इसके बाद में दूसरा एक बच्चा पूछ रहा है, हेलो हेलो, अबे ये तो बच्चे फोन करके डाउट नहीं पूछ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि नंबर उठा रहे हैं, सर नहीं उठा रहे हैं। हेलो सर, क्वेश्चन। हेलो, हाँ हाँ बताइए बताइए। सर स्कैनर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 9, स्कैनर में PYQ 9 में क्या डाउट है? सर इसमें स्टॉक आउट वाला क्वेश्चन है, 15% रेट
risk of being out of stock, expecting some स्क्रीन देख रहे हो आप इस टाइम? सॉरी सर, स्क्रीन दिख रही है आपको सामने? नहीं सर, वो तो फोन पे ही है। अच्छा, फोन पे ही है। उसके अंदर बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या है, 6 डेज, 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज दिए हुए हैं, हाँ जी सर। है ना? परसेंटेज कितनी कितनी बताओगे? 75%, 10%, 10%, उसके बाद 5%, 5%, 5%। ठीक है। अब इसके अंदर ना इसका जो पहला वाला पॉइंट है उसमें ये पूछा है जो रिस्क आउट वाला है कि आप कितने परसेंट रिस्क लेने को तैयार हो? 15% risk of being out of stock। ठीक है, और सेकंड वाले में 5% रिस्क, यस सर। है ना? तो इसके अंदर क्या है, जैसे 70, इसके अंदर आपको ऐसे जोड़ना है कि 75% आ गया आपके पास, प्लस वो 6 दिन हो गए, 6 डेज हमारा नॉर्मल पीरियड है। तो जब आप लोग आरओएल निकालेंगे या सेफ्टी स्टॉक निकालेंगे तो आरओएल आपका 6 डेज का स्टॉक तो हमारे पास है ही है। अब अगर आप 7th डे यानी एक दिन का सेफ्टी स्टॉक और रख लेते हो तो 10% और सेफ हो जाओगे, प्रोबेबिलिटी आपके पास स्टॉक आउट की खत्म हो जाएगी, तो आप सेफ हो गए 85%। मैं फिर से बताता हूं, 75% तो आप सेफ हो 6 दिन के अंदर। यस सर। एक दिन का अगर स्टॉक और रख लिया तो कितनी प्रोबेबिलिटी और सेफ्टी की तरफ ले जा रही है आपको? 10% और, मतलब 10% और ले जा रही, तो 85% सेफ हो गए आप। 85% सेफ हो गए। अब बताओ 85% सेफ हो तो रिस्क कितना बचा? 15%। 15%। हाँ, तो अगर आप एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो आप 15% रिस्क में रहोगे, 85% सेफ हो जाओगे। तो फर्स्ट वाले केस में सिर्फ एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना है। और फिर दूसरे वाले का और बताओ। अब 5% रिस्क लेना है। 5% रिस्क मत सोचो, आप ये सोचो कि सेफ कितना होना है। 5% रिस्क 95। अब आप मेरे को बताओ 95 कब होगा? 75 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5। हाँ, तो इसका मतलब कौन कौन सा डे और ऐड करना पड़ेगा? 6 डेज तो करनी ही करनी है, वो तो नॉर्मल है आपका, वो तो आएगा ही आएगा। तो 7th 8th 9th तो 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा आपको। क्लियर है? कितने दिन का सर? 3 दिन का, 7th 8th और 9th सेफ्टी स्टॉक। ठीक है ना? ओके बेटा। हेलो। हेलो हाँ जी, बताइए। सर, मेरे को इलस्ट्रेशन 6 में डाउट है। इलस्ट्रेशन 6 में? यस सर। 1 मिनट। स्क्रीन दिख रही है आपको सामने? यस सर। पेज नंबर बताओगे इसमें इलस्ट्रेशन 6 का कौन सा है? 2.26। ओके, इलस्ट्रेशन। आप डाउट बोलते जाओ, कोई बात नहीं। आप डाउट बताओ अपना। परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा। 150 है ना? 68 तो क्या यूज है? अब वो इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का क्या मतलब है, आप ये जानना चाहते हो मेनली? परचेज प्राइस पर यूनिट का भी क्या यूज है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। स्क्रीन आपको दिख रही है सामने? मतलब आप फोन पे ही बात कर रहे हो, सामने भी देख पा रहे हो, दोनों काम कर पा रहे हो? यस सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके अंदर ना आपका ये जो लाइन लिखी होती है, परचेज प्राइस इंक्लूसिव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, होता क्या है, आपके पास जो सामान आता है, ये आपके पास सामान आ गया। अब ये यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है यहाँ पर कि भाई एक यूनिट की कॉस्ट 50 रुपए है और उस 50 रुपए में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है। तो कायदे में इसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हटा देनी चाहिए। आपका यही पॉइंट है? हाँ, अब इन्होंने क्या करा है क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने ना स्टोरेज कॉस्ट जो दी है वो 5 रुपए स्टोरेज कॉस्ट वो डायरेक्ट दे दी। अगर ये ऐसे बोलते ना 10% ऑफ यूनिट कॉस्ट तो दिक्कत होती। एग्जामिनर ने बहुत चालाकी से काम किया है इसमें। आप आराम से सोचो कि अगर 10% ऑफ यूनिट कॉस्ट होता तो मैं 10% ऑफ 50 नहीं ले सकता। रीजन वो 50 के अंदर तो ट्रांसपोर्टेशन भी जुड़ी हुई है। अब इसके अंदर क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसे देता कि 10% ऑफ यूनिट कॉस्ट हमारे को लेनी है, कैरिंग कॉस्ट, तो वो साथ में ना जैसे लिखता ना कि इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50 है, तो वो ब्रैकेट में लिख देता ₹10 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ता,
जब आप कैरिंग कॉस्ट निकालते तो कैरिंग कॉस्ट निकालते हुए आप 50 नहीं 40 रुपीज लेते, क्योंकि हमारे को सिर्फ यूनिट का प्राइस चाहिए, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो रुपीज 50 है ना, इसका पूरे क्वेश्चन में कहीं इस्तेमाल ही नहीं है। हाँ, तो ये इसके अंदर चालक है। पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है। अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में होती तो हमारे को इसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हटा के तब कैलकुलेट करना पड़ता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर कवर होगी ना। हाँ, ये पॉइंट है, तो आपका पॉइंट वैलिड है। क्या हो रहा है? एक डाउट हो रहा है सर कि एनुअल कॉस्ट में ना परचेज कॉस्ट को एक्सक्लूड क्यों करते हैं? एनुअल कॉस्ट के अंदर यस सर। एनुअल कॉस्ट या इन्वेंट्री कॉस्ट? सर वो जो टोटल कॉस्ट निकालते हैं। अच्छा, टोटल कॉस्ट जो निकालते हैं, टोटल कॉस्ट के अंदर बेटा जब आपकी जो सामान खरीदा है ना, उसके खरीदने की परचेज कॉस्ट, जो भी मटेरियल को परचेज करा है उसकी कॉस्ट भी आएगी, प्लस स्टोरेज कॉस्ट भी आएगी, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आएगी। ये तीनों ही कवर होंगे उसके अंदर, तभी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होगी। तो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट अगर पूछे कभी भी टोटल, तो तीनों ही बतानी है आपको। एक केस ऐसा होता है जिसमें परचेज को नहीं लेना होता, ये कह रहे हो ना आप? परचेज को तब नहीं लेना होता बेटा जब कंपेयर करते हैं हम ना। जैसे मान लो आपकी एक तो है ईओक्यू पर 2000 यूनिट्स, और आपका एक है डिस्काउंट ऑफर जिसमें डिस्काउंट ऑफर नहीं, एक नॉर्मल कोई केस है बिना डिस्काउंट का, जैसे 4000 यूनिट का एक और केस है। अब इन दोनों की अगर परचेज कॉस्ट सेम आएगी, मान लो परचेज प्राइस यहाँ भी 5 रुपए पर यूनिट है, यहाँ भी 5 रुपए पर यूनिट है, दोनों जगह पे 5 रुपए पर यूनिट आपका परचेज प्राइस है। अगर दोनों जगह 5 रुपए परचेज प्राइस है, तो आपकी जो टोटल परचेज कॉस्ट आएगी वो दोनों केस में सेम आएगी। मैं आप लोगों को ही बता देता हूँ क्या पूछेंगे। ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो ईओक्यू या कोई आरओक्यू, तो उसके अंदर परचेज कॉस्ट नहीं लेते। अब मान लो पूरे साल में जो परचेज करना है वो 10,000 यूनिट ही करना है, और परचेज प्राइस यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इसके बाद में आ गई ऑर्डरिंग और कैरिंग। तो ऑर्डरिंग और कैरिंग इसकी है मान लो 10,000 और इसकी है 15,000। अब आप ये देखिए, आप सिर्फ इन दोनों को कंपैरिजन कर लो, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको परचेज कॉस्ट को लेने की, क्योंकि ये 50 और ये भी 50 है, दोनों जगह पे 50 है। अब अगर आप ईओक्यू और आरओक्यू को कंपेयर कर रहे हो और दोनों का परचेज प्राइस सेम है, तो आपको परचेज कॉस्ट लेने की जरूरत नहीं है। रीजन, जब परचेज प्राइस सेम है तो दोनों के दोनों 50-50 रहेंगे, तो आप सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को कंपेयर करो, काम खत्म। अब अगर मैं इन दोनों को लूं तो ये आ गया 60 और ये आ गया 65, 5,000 रुपए का डिफरेंस। और अगर मैं सिर्फ इन दोनों को ही कंपेयर कर लूं 10,000 और 15,000 को, तो भी 5,000 का डिफरेंस। तो अगर परचेज प्राइस सेम हो तो आपको परचेज कॉस्ट लेने की जरूरत नहीं होती क्वेश्चन के अंदर। ये पॉइंट इसके अंदर रहेगा। ठीक है बेटा? ओके बेटा। कई सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, और भी कर सकते हैं, अभी है 2-4 मिनट का और टाइम। और कोई डाउट? जी बेटा बताइए। हाँ जी बताइए बेटा। हेलो। सर इलस्ट्रेशन नंबर 8 में जो परसेंटेज ऑफ यूनिट निकाला हुआ है वो निकालना जरूरी है? 1 मिनट। अच्छा, सेपरेट निकालने की जरूरत है या नहीं? टोटल परसेंटेज यूनिट निकाला हुआ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मतलब आप मैं सीधा बताता हूँ आपको। इन्होंने जो 2 स्टेटमेंट बनाए हुए हैं ना इलस्ट्रेशन 1 में, ये 2 इलस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है हमें। आप इलस्ट्रेशन नंबर फिर से आप मेरे को बता दो। आप यही पूछना चाहते हो ना? आपके सामने स्क्रीन भी है? अच्छा, आपके सामने है। आपका क्वेश्चन ये कि ये निकालने की जरूरत है या नहीं, क्वांटिटी अवेलेबल वाला? हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो एग्जाम में। आप सीधे वैल्यू निकालकर नंबर 8 ओके 1 मिनट 77777 इलस्ट्रेशन नंबर 8888। अच्छा हाँ बताइए क्या कह रहे हैं इसमें? हाँ फिर से बोलिए, क्या डाउट है आपके इसमें? परसेंट टोटल यूनिट निकाला हुआ है
ये स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि जो एबीसी का आंसर है उसमें जो परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट है वो दिखाने की जरूरत है या नहीं। तो आंसर ए कि आप इसको इग्नोर करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब वो पॉइंट क्या आता है, जो एबीसी की थ्योरी है ना, एबीसी की थ्योरी आपके पास जो लिखी हुई है कैटेगरी ए बी सी, उसमें दो चीजें हमें बता के चलते हैं, एक तो वैल्यू और एक क्वांटिटी। ए के अंदर आ जाता है 70%, 20% और 10% वैल्यू, और क्वांटिटी के अंदर आ जाता है सी में 70%, ये 20 और ये 10। ये एक सजेस्टेड थ्योरी है कि जो ये कहना चाहती है कि वैल्यू हाईएस्ट यहां पर होनी चाहिए और क्वांटिटी यहां पर लोएस्ट होनी चाहिए। सिर्फ ये समझाने के लिए थ्योरी दी गई है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि 70 और ये 10 ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो अब इसके अंदर आप एग्जाम में चाहो तो आप इसकी परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट का जो कॉलम है उसको इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें आपको नंबर एग्जाम में पूरे मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और एग्जामिनर जो उठाएगा वो सजेस्टेड आंसर तो स्टडी मैट से उठाएगा, तो वो स्टडी मैट के बेसिस पे आपको अगर लगता है कि वो ये देखेगा कि भाई परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट का कॉलम तो बनाया नहीं है, अब इसके नंबर काट लो बच्चे के, तो ऐसा नहीं होगा, वो इस चीज को इग्नोर कर देगा, उसे नहीं देखेगा। एग्जामिनर को सिर्फ एक बात से मतलब है, आपकी रैंकिंग हो रही है वैल्यू के बेसिस पर। जब रैंकिंग वैल्यू के बेसिस पर है तो नंबर ऑफ यूनिट्स के कॉलम की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमेशा वैल्यू ही डोमिनेटिंग रहेगी। फिर भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इग्नोर किया जा सकता है। अगर आप नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं काट सकता एग्जामिनर इस बेसिस पर आपके। ओके सर, ओके, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, अब बच्चे आराम से इंतजार कर रहे हैं कि तभी फोन मिलाएंगे जब एक बच्चा कट जाएगा, वरना हम मिलाएंगे हमारा उठेगा नहीं। और कोई डाउट या नमस्ते राम राम करें? टेस्ट स्टडी मैट से नहीं होगा, टेस्ट कहीं से भी लेंगे। सेशन को क्लोज करते हैं, ऑलरेडी 3-1.5 घंटे का टाइम हो गया, हमारा 1 घंटे का टाइम था। और इसके बाद में आप लोगों की कल से टाइमिंग हमारी फाइनल हो गई। बात बिल्कुल सीधी साफ, 1 घंटे से ऊपर सेशन नहीं चलाएंगे। कल होगा हमारा लेबर और कल वही 7 PM, और मैं डाउट आपको क्लास के बाद में पूछने का मौका दूंगा, आप उस टाइम पे डाउट पूछ सकते हैं। अगर हमें लगेगा हम सब बच्चों के डाउट नहीं ले पा रहे तो हम लोग फिर यहां से डाउट लेने लग जाएंगे। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड। अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा कि रिवीजन करने के लिए इस टाइम, एग्जाम तक रिवीजन करने के लिए इससे बेटर मतलब टाइम आपको नहीं मिलेगा, और आप आराम से इस टाइम पे मतलब रिवीजन कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम आपको रिवीजन के लिए मिल रहा है, 1 घंटा डेली सेशन और एग्जाम की पूरी तैयारी, और क्लास के लास्ट में आपको डाउट पूछने टाइम दूंगा, 15 मिनट्स का टाइम दूंगा बस, वो 15 मिनट्स में आप डाउट पूछ सकते हैं, जो बच्चे पूछ लेंगे वो पूछ लेंगे। ओके जी। अच्छा, जो नंबर मैंने आपको दिया उस पर फोन मत करिएगा, वो ऑफिस का नंबर है, अब उठेगा नहीं, वो साइलेंट पे डाल दिया मैंने। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय।